हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए पर्यावरण से संबंधित मैं आपको 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूं। उससे संबंधित मैंने बताया था जो पर्यावरण की जो वायुमंडल की जो लेयर हैं उनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में देखो अगला वीडियो मेरा क्या कहते हैं जो परतें हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो देखिएगा, देखो वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल। ठीक है, देखिए पृथ्वी के चारों ओर से विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उनका जो आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल। देखिए इसके पहले एक मैं बात बता दूं, क्या स्थिति है, ये स्थिति। ठीक है, वायुमंडल यानी कि जहाँ पर ये क्या है, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, इसे कहते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल है। और यहाँ पर ये तीनों मंडल मिलते हैं, इसको कहते हैं हम जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। जीवन यहीं पे उपलब्ध होता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ जैव मंडल। इस समय हम स्पेशली जो अध्ययन करेंगे वो वायुमंडल का करेंगे। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल होता क्या है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, गैसों के सम्मिलित मिश्रण रूप को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बात समझ में आ गई? वायुमंडल कहते हैं। अब इन मंडलों को यानी कि जो पृथ्वी पर सूर्य से जो किरणें आती हैं, क्या है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ किरणों को रोक लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम सुविधा की दृष्टि से इसको क्या कहते हैं, गैसों के आवरण को 5 मंडलों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम उन मंडल मतलब जो गैसों के आवरण जो परत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तब पहले बताते हैं, उसके बाद उनके क्रम की ही चर्चा करेंगे, तब बताते हैं आगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पृथ्वी की सतह है हमारी। देखिए इससे आगे एक ये दूसरा, देखिए सबसे पहले ये पृथ्वी की सतह हो गई। पृथ्वी की सतह जो क्या कहते हैं, जो पहला मंडल होता है, पहला जो आवरण होता है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहते हैं हिंदी में इसको। उसके बाद अगला मंडल जो होता है उसे कहते हैं हम समताप मंडल, या इसे कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसको कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। अगला होता है हमारा, इसको कहते हैं हम मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। ठीक है, स्फेयर। अगला मंडल जो होता है आपका उसे कहते हैं हम आयनोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर, इसको कहते हैं आयन मंडल। अगला जो मंडल होता है उसको कहते हैं हम बाह्य मंडल, या इसको कह देते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बात तो यही करते हैं कि इनको क्रम को लेकर के, सबसे पहले तो इनके क्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला मंडल जो है उसे ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा है उसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अगला मंडल जो है उसे मीजोस्फेयर कहते हैं या मध्य मंडल कहते हैं। दूसरा, उसके बाद आयनोस्फेयर, आयन मंडल। उसके बाद कहते हैं आपका एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो देखिए जो पहला मंडल है समताप क्षोभ मंडल, उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा, इसके बाद इसकी लंबाई यहाँ से होती है 50 किलोमीटर और उसके बाद होती है आपकी अगले मंडल तक 80 किलोमीटर और इसकी होती है 640 किलोमीटर। तो देखिए आगे ऊपर का जो वायुमंडल है उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। देखिए इनको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। तो देखिए जो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वायुमंडल जो है हमारा विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बता देते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है वो 78.8%। ठीक है, देखिए आप रियलिटी आप याद रखिएगा 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी 20.93%। ठीक है, दूसरा अगला पाई जाती है आपकी आर्गन गैस। आर्गन गैस जो पाई जाती है 0.93%। उसके बाद आती है आपकी CO2। CO2 हमारी पाई जाती है 0.3%। देखिएगा इन गैसों के बारे में, देखिए मुख्य रूप से यही हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। देखिएगा CO2 के बारे में देखिए, CO2 वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, सबसे भारी गैसों में शामिल है। ठीक है, क्या है ये, सबसे भारी गैसों में शामिल है। दूसरी बात क्या है कि क्या कहते हैं, ये गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। कौन सी गैस, CO2। तीसरी बात ये क्या कहती है कि पृथ्वी के सबसे निचले मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सबसे निचले मंडल में पाई जाती है। बात समझ में आ गई, सबसे निचले मंडल में पाई जाती है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो पाई जाती है लगभग 78%। बाद का पॉइंट का याद मत रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाता है कि कितने % वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 78%। अब उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन देखिए सबसे अधिक मात्रा में है, तो सबसे अधिक पृथ्वी पर क्या करेगी, दाब डालेगी। सबसे अधिक पृथ्वी पर दाब किसका रहेगा, नाइट्रोजन का। ठीक है, दूसरी गैस है ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो गैस है, क्या नाम है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए ये एक प्राणदायिनी गैस है। ठीक है, सांस लेने के लिए इस गैस का हम प्रयोग करते हैं, पृथ्वी पर इसी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण गैस है। आपका कभी कभी होता है एग्जाम में से 21% करके देता है, तो समथिंग 21% चलेगा, और से ये आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्गन। ऑक्सीजन के बाद आर्गन कितनी पाई जाती है, 0.93%। ठीक है, 0.93%। ये एक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो मैंने बता दिया याद करने का तरीका, 20.93%, 0.93%। ठीक है, 0.93%, और उसके बाद क्या है आपका 0.03%। ठीक है, तो आप देखिए 20 कम कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप 9 कम कर दीजिएगा। आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, इन गैसों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो वायुमंडल में गैसें मुख्य रूप से यही पाई जाती हैं और सब कम मात्रा में है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इन परतों के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की बातें आप याद रखेंगे, देखिए पॉइंट वाइज आप याद रख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करते रहिएगा। देखिएगा उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो वायुमंडल है, जो ये मंडल है, क्या है, ये पृथ्वी के सबसे पास में पाया जाने वाला मंडल है। यानी आप क्रम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ आपसे कि जो सबसे पृथ्वी के पास में पाया जाने वाला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निचले भाग में पाया जाने वाला मंडल क्षोभ मंडल है। अब इसकी जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पर अधिक, ठीक है, विषुवत रेखा पर अधिक, और जबकि ध्रुवों पर कम होती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और क्या कह सकते हैं विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर। तो आपसे औसत पूछा जाए तो 12 से 16 के बीच में आप किलोमीटर के अंतर्गत आप इसका आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगली बात क्या है, इसमें सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। क्या हुआ, सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं किस मंडल में, क्षोभ मंडल में सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिएगा, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्या कहते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। सबसे ज़्यादा किस मंडल में होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इसीलिए इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी, देखिए आंधी है, तूफान है, जो भी है, जितनी भी घटनाएं मौसम से संबंधित होती हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं। बात समझ में आ गई। तो मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल कहते हैं। एक और बात,
देखिएगा सबसे भारी गैसें इसमें निचले भाग में होती हैं। इसलिए एक बात और समझिएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर इस मंडल का टेम्परेचर घटता है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। समझ में आ गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है। जब 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है तो आप किलोमीटर पे याद रख सकते हैं 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। देखिएगा इसमें भारी गैसें पाई जाती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। और उसके बाद में बात बता दूं आपको कि जो गैस है, जब जो CO2 जब पास में है तो क्या कहते हैं, वो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा CO2 की निचले भाग में होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है आपकी कि देखिए एक और बात है कि देखिए गर्मी के दिनों में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हुआ? गर्मी के दिनों में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैंने बताया जब गैस हल्की होती है तो ऊपर उठती हैं। क्या हुआ? जब गैसें हल्की होती हैं तो ऊपर उठती हैं, तो गर्म होने के कारण गैसें ऊपर जाती हैं। क्या होता है? ऊपर जाने के कारण इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो आप इसमें इतना याद रखेंगे 4-5 पॉइंट। देखिए CO2 की मात्रा सबसे अधिक इसमें भारी गैसें पाई जाती है। CO2 की मात्रा इसी मंडल में है सबसे अधिक मात्रा। मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं? संवहन मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। बस, और इसकी औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर। बस इतने ही पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे ही क्वेश्चन बनेगा। अगली बात करते हैं समताप मंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इसमें देखिए ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहली बात, इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती। मौसम संबंधी कोई भी घटना इस मंडल में नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात, इसमें देखो 15 यानी 20 से लेकर 35 किलोमीटर या 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, क्या है? ओजोन परत पाई जाती है जो हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। देखिए अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? देखिए अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो ओजोन अगर लेयर ना हो तो क्या कहते हैं, पृथ्वी तक आ जाएगी और हमें वो क्या करेंगे? त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होगी। गोल छत्ते पड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, ओजोन परत इसमें पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था 90% इस भाग में पाई जाती है ओजोन, O3 इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं 10% क्या कहते हैं समताप मंडल में, जो कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा ओजोन की लेयर पाई जाती है, मौसम संबंधी घटना कुछ नहीं होती। अगला पॉइंट है इसमें, देखिए यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है। आदर्श मंडल, ठीक है, जब इसमें कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती तो क्या है, ये सबसे आदर्श मंडल होता है। किसका? वायुयान उड़ाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिएगा जो आपको बताते हैं आगे, देखिएगा वायुयान वाली बात बता दी, मौसम संबंधी घटना नहीं होती। देखिए एक दो बात और याद रख सकते हैं, जो ओजोन गैस को सबसे अधिक प्रभावित करती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आज देखा गया है कि अंटार्कटिका पर ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं। ठीक है, ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस होती है CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा दूसरा क्या है। अब देखिए इसको बचाने के लिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1994 से लगातार मनाते आ रहे हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता के बाद। बात समझ में आ गई? इतना ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मध्यमंडल में। ठीक है, मध्यमंडल में बात करते हैं तो देखिए इसमें एक दो पॉइंट याद रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मतलब सबसे कम टेम्परेचर किस मंडल का होता है, तो आप याद रख सकते हैं मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर का। इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। क्या है? इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। क्या है? मध्यमंडल की ऊंचाई। दूसरा, इसमें क्या होता है,
उल्का संबंधी घटनाएं, उल्का संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। उल्का संबंधी घटना, देखिए उल्का क्या होते हैं, देखिए पृथ्वी के क्षेत्र में जब भी कोई पिंड प्रवेश करता है तो क्या होता है, पृथ्वी के घर्षण के कारण वो जलने लगता है, और घर्षण के जलने के कारण या तो वो नष्ट हो जाता है रास्ते में, या फिर कुछ बचा हुआ भाग हो जाता है, वो पृथ्वी पर आ जाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। और जो जलते हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उल्काएं कहते हैं। यानी जिन्हें हम साधारण भाषा में कहते हैं टूटता हुआ तारा। लेकिन तारा कभी टूटता नहीं है, कोई भी पिंड पृथ्वी के क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करता है तो पृथ्वी के घर्षण के कारण जलने लगता है। ठीक है, जलने के कारण क्या होता है, टूटता हुआ तारा। कभी कभी हम विष मांगने लगते हैं, ठीक है, तो वही है, टूटते हुए तारे से विष मांगो तो पूरी हो जाती है। लेकिन ये सब बेकार की बात है। लेकिन जो उल्का पिंड की बात कर रहा हूँ मैं, उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही तो वो घर्षण के कारण जलने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। अगली बात करते हैं हम, अगला जो मंडल होता है हमारा आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर की बात करते हैं तो देखिए आयनोस्फीयर जिसकी ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। 640 किलोमीटर तक होती है। देखिए इसमें आप याद रख सकते हैं ये आयन मंडल है, तो यानी आयनिक गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, आयनिक गुण। आयनिक गुण देखिए पृथ्वी से जितनी भी किरणें, खास करके रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, ये टकरा करके पुनः वापस कर जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मंडल है जिससे पृथ्वी से जाने वाली किरणों को वापस कर देता है, तो क्या है, आयन मंडल। ठीक है, इससे इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम बाह्य मंडल। देखिए बाह्य मंडल में हमें दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने हैं, 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो बात याद रखनी है आपको, सबसे हल्की गैसें। सबसे हल्की गैसें, देखिए मैंने बताया जो क्षोभ मंडल है उसमें सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं, और जो गर्म गैसें होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो यानी सबसे ऊंचा मंडल जो क्या कहते हैं, बाह्य मंडल है या बहिर्मंडल है, क्या कहते हैं, इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे हल्की गैसें, उसकी एग्जैक्ट ऊंचाई का कोई पता नहीं, 640 से ऊपर का लेकर के वो बाह्य मंडल में सब आता है। ठीक है, तो इसमें आयनिक गुण पाया जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें तो आयनिक गुण के बारे में बात कर चुके हैं। देखिए सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, और इसमें देखिए संचार ग्रह, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह। देखिए संचार उपग्रह जो होते हैं, संचार जो ध्रुवीय स्थैतिक क्या कहते हैं सैटेलाइट होते हैं, वो इस क्षेत्र में इसी मंडल में छोड़े जाते हैं 700 से लेकर 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय स्थैतिक सैटेलाइट। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या है आपका, जो उपग्रह क्या कहते हैं भू स्थैतिक होते हैं, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो छोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भू स्थैतिक भू स्थैतिक सैटेलाइट। ठीक है, उपग्रह। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा मैंने आपको समझाया, आपको मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए वायुमंडल के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए पृथ्वी की ओर चारों तरफ जो पाई जाने वाली वायु का मिश्रण है उसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में जो मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑर्गन और आपका CO2। CO2 सबसे भारी गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस होती है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद मैंने बताया आपको पृथ्वी की जो परतें हैं सुविधा की दृष्टि के लिए उसके सघनता के आधार पर उनको 5 परतों के रूप में बांटा गया है। सबसे पहले आपका क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो देखिए इनका क्रम याद रखो, और इनसे जो 2-3 जो पॉइंट बनते हैं उनको याद रखिएगा। सबसे भारी गैस इसमें पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर कम होता है, 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, ओजोन की परत इसमें पाई जाती है 20 से 35 या 15 से 35 समथिंग। CFC गैस उसको प्रभावित करती है सबसे अधिक। इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती, इसलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहते हैं। अगला मंडल है आपका मध्यमंडल। उल्का संबंधी घटनाएं इसमें होती है, टूटता हुआ तारा। ठीक है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। आयनिक मंडल अगला वाला मंडल है जो आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं, आयनिक मंडल।
आयनिक मंडल क्या है आपका, देखिएगा इसमें देखिए आयनिक गुण पाया जाता है, आयन मंडल है और आयनिक गुण पाया जाता है, जिससे पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगें, जितनी भी रेडियो तरंगें होती हैं वो सब पृथ्वी पर टकराकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, अगला मैंने बताया एक्सोस्फीयर में संचार उपग्रह या भूस्थितिक उपग्रह, तो देखिए 700 से 11 किलोमीटर तक छोड़े जाएंगे, वो संचार उपग्रह कहलाएंगे, ध्रुवीय उपग्रह कहलाएंगे। और जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहें, भूस्थितिक उपग्रह। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट की मेरी बार बार मैं हर बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।